हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईटीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी हिंदी व्याकरण में। प्रीवियस लेक्चर में हमने अविकारी शब्द पढ़े थे। तो आप जानते हैं दो प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन और काल के आधार पर परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि आपके संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया और क्रिया। इनमें लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, इनमें विकार आ जाता है। ये शब्द आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। अब आप पढ़ रहे हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं? यहाँ पर जैसा कि आपको बताया कि कुछ वाक्य यहाँ पर लिखे हुए हैं। राजू पेड़ के पीछे छिपा है, मानसी पेड़ के पीछे छिपी है, वह पेड़ के पीछे छिपा था, वे पेड़ के पीछे छिपेंगे। अब आप देखिए, आपके पास पहला वाक्य है राजू पेड़ के पीछे छिपा है। यहाँ पर एक वचन में है ये, ठीक है, और ये जो है किसमें है? पुल्लिंग में है। तो अब इसी वाक्य में मानसी पेड़ के पीछे छिपी है, इसमें हमने क्या किया है? इसका लिंग परिवर्तन कर दिया है। एक वचन और लिंग में ये हो गया है, इसका परिवर्तन हमने कर लिया है। फिर है वह पेड़ के पीछे वह पेड़ के पीछे छिपा था। अब यहाँ पर आपने काल परिवर्तन कर दिया, इसमें काल का परिवर्तन हुआ है, इसमें लिंग का परिवर्तन हुआ है और इसमें काल का परिवर्तन हुआ है, साथ में इसमें वचन और काल दोनों का परिवर्तन हुआ है। तो वाक्य परिवर्तित कर रहे हैं हम, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पेड़ के पीछे छिपा है, पेड़ के पीछे छिपी है, पेड़ के पीछे छिपा था और पेड़ के पीछे छिपेंगे। तो यहाँ पर आपने लिंग के आधार पर परिवर्तन किया। पहले वो पुल्लिंग में था, अब वो स्त्रीलिंग में आपने इस वाक्य को लिख दिया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जब हमने राजू आपका पुल्लिंग है और इसको आपने मानसी लिखा, मानसी आपकी किसमें है? स्त्रीलिंग में है। तो जब आपका लिंग परिवर्तन हुआ तो यहाँ आपका जो क्रिया है, जो आपका यहाँ जो संज्ञा थी वो परिवर्तित हुई, उसका लिंग परिवर्तन हुआ, तो यहाँ क्रिया में भी परिवर्तन आ गया है। छिपा था ये पुल्लिंग के लिए आता है, तो क्रिया इसके आधार पर इसकी क्रिया भी बदल गई। वह पेड़ के पीछे छिपा था, यहाँ काल परिवर्तन हुआ है। अब काल की हम बात कर रहे हैं, भूतकाल की हम बात कर रहे हैं। वे पेड़ के पीछे छिपेंगे, तो ये काल के आधार पर और साथ में हमने इसको बहुवचन बना दिया। ये दोनों एक वचन में है, ये एक वचन पुल्लिंग में है, ये एक वचन स्त्रीलिंग में है। यहाँ पर हमने इसका काल परिवर्तित कर दिया और यहाँ पर हमने इसका वचन भी परिवर्तन कर दिया, साथ में इसका काल भी हमने परिवर्तित कर दिया है। अब इन सब वाक्यों से आपको एक चीज पता चलती है कि चाहे आपने वाक्य में लिंग परिवर्तित किया, चाहे आपने उस वाक्य में काल परिवर्तन किया, या फिर आपने उसी वाक्य में वचन और काल दोनों को परिवर्तन कर दिया, तो आप देखिए एक ऐसा शब्द है जो जैसा का तैसा है, जिसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। पीछे शब्द एक ऐसा शब्द है, आप लिंग के आधार पर उस वाक्य को परिवर्तित कर दें, आप काल के आधार पर उस वाक्य को परिवर्तित कर दें, आप काल और वचन के आधार पर परिवर्तित कर दें। एक ऐसा शब्द है जिसमें तब भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ और परिवर्तन करने पर कोई परिवर्तन इसमें नहीं आया है। अर्थात यहाँ से आप कह सकते हैं ऊपर दिए गए वाक्यों का लिंग, वचन और काल बदलने पर भी जो रंगीन शब्द पीछे है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यही शब्द आपका अविकारी शब्द या फिर अव्ययी कहलाते हैं। यही शब्द आपके अविकारी या अव्ययी कहलाते हैं। वाक्यों से आपको पता चल जाएगा कि ये शब्द न तो लिंग के आधार पर परिवर्तित होता है, न वचन के आधार पर और ना ही काल के आधार पर ये शब्द परिवर्तित होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप इसकी परिभाषा जिन्होंने नहीं लिखा है लिखेंगे, जिन शब्दों में लिंग, वचन और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी या अव्ययी शब्द कहते हैं। उन्हें अविकारी या अव्ययी शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए नोट डाउन करेंगे। अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। अपने विकारी शब्दों का
चार प्रकार के विकारी शब्द होते थे। अविकारी शब्द भी आपके चार प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा आपका संबंध बोधक, तीसरा है आपका समुच्चय बोधक और चौथा है आपका विस्मय बोधक। तो चार प्रकार के आपके यहाँ पर अव्ययी या आपके अविकारी शब्द हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक या विस्मय बोधक इसको आप कह सकते हैं। तो इसे नोट डाउन कीजिएगा कि जिन शब्दों में लिंग, वचन और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वे शब्द आपके अव्ययी या अविकारी शब्द आपके कहलाते हैं। वे शब्द अव्ययी या अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है। इसी क्रम में आपने क्रिया विशेषण पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। आपने इसी क्रम में क्रिया विशेषण पढ़ा। क्रिया विशेषण आप इससे पहले पढ़ चुके हैं विकारी शब्दों में। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? किसी भी वाक्य में जब कोई शब्द क्रिया की विशेषता बताता है, जब कोई शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे ही क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ चलता शब्द क्रिया है और धीरे धीरे शब्द इस चलने की विशेषता बता रहा है। कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है। अब यहाँ पर एक अंतर जानना अति आवश्यक है। आप विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर जानें। क्रिया विशेषण और विशेषण में क्या अंतर है ये आवश्यक है। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, जबकि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। बस इतना सा आपको जानना है। शब्दों को याद करके कभी भी आप किसी के बारे में मत जानिए कि जैसे आपने कहा अच्छा, ठीक है, आपने देखा राम अच्छा लड़का है और कुछ बच्चे अच्छा शब्द को रट देते हैं कि अच्छा शब्द आपका विशेषण है। ऐसा नहीं है। अच्छा शब्द यहाँ राम के लिए आया है इसलिए ये विशेषण है। लेकिन हमने कहा राम अच्छा खेलता है, लेकिन यहाँ पर यही अच्छा शब्द आपका क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये जो अच्छा है ये खेलने की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर खेलने की विशेषता बता रहा है अच्छा शब्द। तो शब्दों को मत देखिए, देखो वो शब्द किसकी विशेषता बता रहा है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जब बताए तो वो फिर आपका क्या हो जाता है? आपका विशेषण हो जाता है। और जब वो क्रिया की विशेषता बताता है तो वो आपका क्रिया विशेषण होता है। जैसे चीता तेज दौड़ता है, तो यहाँ क्रिया है दौड़ना या दौड़ता है, ये क्रिया है। और कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो चीता तेज दौड़ता है, यहाँ पर तेज शब्द क्या है? ये विशेषण शब्द, ये आपका क्रिया विशेषण शब्द है। तो ऊपर दिए वाक्यों में रंगीन शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ये आप जानते हैं। ठीक है। यहाँ पर कुछ आपके क्रिया विशेषण शब्द हैं, जैसे आज, कल, पहले, बाद, भीतर, दूर, पास, हमेशा, लगातार, आजकल, यहाँ, वहाँ, शीघ्र, बार बार, इधर उधर, कभी, एकदम, अचानक, शायद, अक्सर, पर्याप्त। ये सभी शब्द आपके क्रिया विशेषण शब्द हैं। चलिए चलिए अब क्रिया विशेषण देखिए। क्रिया की विशेषता कितने प्रकार से हो सकती है। हमने कहा क्रिया विशेषण, देखिए कोई भी जब आप काम करते हैं तो काम की विशेषता आप कितने प्रकार से बता सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि काल में मैं जो ये काम हूँ वो उस समय से कर रहा हूँ। आप काम करने के समय को बता सकते हैं। आप काम करने की रीति को बता सकते हैं कि काम कैसे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है, किस प्रकार से काम हो रहा है। या फिर आप बताएं कि काम कितना हो रहा है, क्वांटिटी कितनी है काम करने की, आप कितना काम कर रहे हैं। तो इन्हीं आधार पर क्रिया विशेषण के भी चार भेद हुए हैं। क्रिया विशेषण के चार भेद हैं।
देखिए यहाँ हमने कल की क्लास में आपको लिखाया था क्रिया विशेषण के भेद, जिसमें कालवाचक, जिसमें क्रिया के होने के समय का पता चलता है, वो आपका क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें क्रिया के स्थान का बोध होता है कि काम कहाँ हो रहा है। जैसे रीता ऊपर पढ़ रही है, तो यहाँ पर आपका रीता ऊपर पढ़ रही है, ऊपर शब्द क्या बता रहा है, समय, स्थान को बता रहा है। काम किस रीति से हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है, अच्छा हो रहा है, जल्दी हो रहा है, आदि शब्द आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। और परिमाणवाचक में कि काम कितना हो रहा है, थोड़ा हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इतना उतना, तो काम कितना हो रहा है, ये सभी आपका किसमें आता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में। तो क्रिया विशेषण के चार भेद, कालवाचक जो काम के होने के समय को बताता है, दूसरा स्थानवाचक काम होने के स्थान को बताता है, काम कहाँ हो रहा है, रीतिवाचक काम कैसे हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, और काम कितना हो रहा है। तो ये आपका क्या बताता है, ये आपका समय क्रिया के बारे में बताता है, अलग अलग जानकारी। तो चलिए इसे लिखें। अब पहला जैसे आपका है कालवाचक, ठीक है ना, पहला है आपका जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक में आप क्या लिखेंगे, कुछ उदाहरण लिख लेते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, एक उदाहरण बताइए आप, कालवाचक क्रिया विशेषण का एक उदाहरण। तो देखिए, मैंने सुबह खाना खाया था। तो कब खाया था, समय बताया गया है, मैंने सुबह खाना खाया था। ठीक है। दूसरा है आपका जैसे कालवाचक के बाद समयवाचक, कालवाचक या समयवाचक ये हो जाएगा। ठीक है। दूसरा हम रीतिवाचक, रीतिवाचक में आपका आ जाएगा उदाहरण, वह फटाफट बोलता है या जल्दी बोलता है, वह जल्दी जल्दी, या वह जल्दी जल्दी बोलता है। ये आपका किस में आ जाएगा, ये आपका रीतिवाचक में आ जाएगा। ठीक है। ये आपका रीतिवाचक में आ जाएगा, बोलता है या फिर देखिए आपके पास यहाँ पर स्थानवाचक, स्थानवाचक, तुम अंदर जाकर बैठो, तुम अंदर जाकर बैठो। यहाँ अंदर सब क्या कर रहा है, ये स्थान को बता रहा है। या फिर दूसरा आप लिख सकते हैं कि हम छत पर सोते हैं, हम छत पर सोते हैं। ठीक है, हम छत पर सोते हैं। और नेक्स्ट है आपका चौथा परिमाणवाचक,
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, इसमें आप तुम, थोड़ा ज्यादा खाओ, तुम थोड़ा ज्यादा खाओ, ठीक है, तुम थोड़ा ज्यादा खाओ। इस प्रकार से यहाँ रामू बहुत दौड़ता है। तो ये कुछ यहाँ पर इसके उदाहरण हैं, ठीक है, जो कि आपके क्रिया विशेषण के भेद थे। तो 4 भेद आपका कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाण, ठीक है। चलिए, तो ये आपने लिख लिया है। तो ये था आपका क्रिया विशेषण। इसके बाद देखिए संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या होता है? तालाब के अंदर मेंढक है, तालाब के अंदर मेंढक है और फूलों के ऊपर तितलियां मंडरा रही हैं। तो यहाँ देखिए जो अंदर शब्द है वो संबंध बता रहा है तालाब और मेंढक का। किसका? तालाब और मेंढक का। मेंढक कहाँ है? तालाब के अंदर, ठीक है। तो यहाँ जो ये शब्द अंदर है ना, ये इन दोनों शब्दों के क्या कर रहा है? संबंध को बता रहा है। इसी प्रकार फूलों के ऊपर तितलियां मंडरा रही हैं, तो ऊपर शब्द फूलों और तितलियों के बीच का संबंध बता रही है। तो अब आप लिखेंगे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, वे आपके संबंध बोधक कहलाते हैं, ठीक है, वे आपके संबंध बोधक कहलाते हैं। और अब कुछ शब्द हैं आपके संबंध बोधक के, आगे, पीछे, दूर, पास, विपरीत, पश्चात, भीतर, कारण, समान, भर, तक, और ये सब आपके किसके हैं? संबंध बोधक शब्द हैं, ठीक है। इसे नोट डाउन करें। चलिए, तो ये था आपका संबंध बोधक, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, देखिए रीना और महक लूडो खेल रही हैं। राजू ने बहुत मेहनत की लेकिन अंक कम आए। देखो, रीना और महक लूडो खेल रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो शब्द है ना, और जो ये रंगीन है, ये रीना और महक को जोड़ रहा है आपस में और इससे एक वाक्य बना रहा है, ठीक है। राजू ने बहुत मेहनत की लेकिन अंक कम आए। अब देखो, राजू ने बहुत मेहनत की और लेकिन यहाँ पर दो वाक्य आपस में मिल रहे हैं और मिल करके एक वाक्य में परिवर्तित हो रहा है। तो देखो, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर दो शब्द जुड़े और यहाँ पर दो आपके वाक्य जुड़े, और यहाँ लेकिन ने इन दोनों वाक्यों को जोड़ा और इसमें और शब्द ने इन दोनों शब्दों को जोड़ा। अब देखिए, ऊपर दिए गए वाक्य में और दो शब्दों को जोड़ रहा है, साथ में लेकिन दो वाक्यों को जोड़ रहा है, ठीक है। समुच्चय बोधक इससे आप लिख सकते हैं कि दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले अविकारी शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जिसमें आप दो शब्द जुड़ते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द आपके क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इनको योजक भी कहते हैं, योजक जोड़ने वाले। अब कुछ आपके समुच्चय बोधक शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? कि किंतु, अथवा, मगर, परंतु, बल्कि, अन्यथा, लेकिन, क्योंकि, इसलिए।
ये कुछ आपके समुच्चय बोधक शब्द है। ठीक है, इन शब्दों को भी लिखेंगे। कुछ समुच्चय बोधक शब्द, किंतु, कि, अथवा, मगर, परंतु, बल्कि, अन्यथा, लेकिन, क्योंकि, इसलिए, ये शब्द आपके क्या हैं? समुच्चय बोधक शब्द हैं। नेक्स्ट है इसके बाद, चलिए हेडिंग डालिए नेक्स्ट, विस्मय बोधक या विस्मयादि बोधक शब्द। ठीक है, नेक्स्ट है विस्मय बोधक या विस्मयादि बोधक, इसको कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, उफ, और इसके बाद यहाँ पर एक साइन, एक चिन्ह यहाँ पर इस प्रकार से लगाया गया है, कितनी गर्मी है, उफ, और फिर थोड़ा सा, जब आप भी कहते हैं ना उफ और फिर आप थोड़ा सा रुक जाते हैं, तो वो जो पॉज होता है ना, उसको आप इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, फिर छी, और फिर देखिए वही चिन्ह यहाँ पर आ गया है, कितनी गंदगी है। वाक्यों में आए रंगीन शब्द एक तो कष्ट और घृणा का भाव प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी गर्मी है, कष्ट आ रहा है, और यहाँ पर घृणा का भाव जो है यहाँ पर प्रकट हो रहा है। इससे आप देखिए हर्ष, जब आप बहुत खुश होते हैं एकदम से, ठीक है, दुख, बहुत दुख होते हैं, प्रशंसा आप करते हैं, घृणा करते हैं, निंदा, आश्चर्य, डर, कष्ट जैसे भावों को व्यक्त करने वाले शब्द विस्मय बोधक कहलाते हैं। तो इन विस्मय बोधक में कौन से शब्द आते हैं? जिसमें आप हर्ष यानी खुशी को दर्शाते हैं, आप दुख का भाव प्रकट करते हैं, आप प्रशंसा करते हैं, घृणा करते हैं, निंदा, आश्चर्य, डर, कष्ट जैसे भावों को व्यक्त करने वाले शब्द आपके क्या कहलाते हैं? विस्मय बोधक कहलाते हैं। ठीक है ना? तो लिखिएगा उफ और कितनी, फिर लिखे इन रंगीन शब्दों में जो है कष्ट और घृणा का भाव प्रकट हो रहा है, या ये घृणा का भाव प्रकट कर रहे हैं। इसमें देखिए परिभाषा में लिखेंगे कि हर्ष, दुख, प्रशंसा, घृणा, निंदा, आश्चर्य, डर, कष्ट जैसे भावों को व्यक्त करने वाले शब्द विस्मय बोधक कहलाते हैं। क्या? कुछ विस्मय बोधक शब्दों को जानो। तो देखिए जैसे हर्ष में आपके कौन कौन से शब्द आ जाते हैं? आप कहते हैं वाह, आहा, शाबाश, तो ये हर्ष वाले शब्द हो जाएंगे। घृणा में आपके छी, दुर, हट, ये घृणा वाले। शोक, हाय, उफ, आह, ओह, और इन सब में देखिए विस्मय बोधक का ही चिन्ह है। ठीक है, तो इसको लगाना ना भूलें। ठीक है, फिर देखें आश्चर्य है, बाप रे, क्या, ये आश्चर्य जब हम कहते हैं ना, तो हैं करके आप थोड़ा सा जो पॉज लेते हैं ना, वो इस चिन्ह को दर्शाता है। हैं दो तरह से होता है, जब हैं ये चिन्ह के साथ है तो आप क्या कहते हैं? जब आपको कोई आश्चर्य की बात, तो हम क्या कहते हैं और फिर हम थोड़ा सा पॉज लेते हैं, तो वो ये चिन्ह बताता है, बाप रे, ठीक है, क्या, और फिर हम रुक जाते हैं, तो ये चिन्ह है, यानी हम यहाँ आश्चर्य में पड़ गए हैं। क्या वैसे तो आपका प्रश्नवाचक को बताता है, लेकिन यहाँ पर क्या के बाद आपका ये जो चिन्ह लगा है, ये विस्मय बोधक का चिन्ह है। संबोधन, आप किसी को पुकार रहे हैं, सुनो, फिर रुकते हैं, अरे, ओ, अजी, तो यहाँ पर ये शब्द भी आपके विस्मय बोधक शब्द हैं। चलिए लिखें इसे। तो कुछ विस्मय बोधक शब्दों को जाने जिसमें हर्ष, घृणा, शोक, आश्चर्य, संबोधन वाले शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको आप नोट करें। हर्ष में आपका आ जाएगा वाह, आहा, शाबाश। घृणा में आपका छी, दुर, हट। शोक में हाय, ओह, आह, ओह। आश्चर्य में है, बाप रे, क्या। संबोधन, सुनो,
अरे, ओ, अजी। चलिए इसे नोट करें जल्दी। चलिए, अब इसके साथ आपका जो ये अव्यय है वो आपका कंप्लीट हो गया है। इसके साथ में हम यहाँ पर कुछ और चीजें जानते हैं। इसको मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ, विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर क्या है। तो अब हेडिंग डालिए आप, तो प्रॉपर वे में लिखिएगा, विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। ठीक है, विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। तो देखिए, विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जबकि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है, विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जबकि आपका क्रिया विशेषण किसकी, क्रिया की विशेषता को बताते हैं। जैसे देखिए, मोहन मेहनती लड़का है। ठीक है, तो देखिए मोहन मेहनती लड़का है, यहाँ मेहनती शब्द आपका विशेषण है, क्योंकि लड़के की विशेषता बताई जा रही है। लड़का कौन है, मोहन। मोहन आपका संज्ञा है। मोहन कल आएगा, तो यहाँ पर विशेषता बताई है किसकी, क्रिया की। आएगा ये क्रिया है, और मोहन यहाँ आपका, मोहन का यहाँ पर कोई विशेषता नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्रिया की विशेषता ये आपका क्रिया विशेषण है। तो ये समय बता रहा है, ये कालवाचक क्रिया विशेषण आपका हो जाता है। ठीक है, ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। ठीक है, तो इसे भी आप नोट करें। इसको नोट कीजिएगा, विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। ठीक है, अब देखिए आपने यहाँ पर क्या क्या यहाँ आपने पढ़ा, आप अव्यय पढ़ रहे थे। अव्यय क्या होते हैं, जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं आता है, लिंग वचन कारक और काल के आधार पर परिवर्तन नहीं आता है, वो आपके अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इसमें आपका इसके 4 प्रकार हैं, जिसमें पहला प्रकार है आपका क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद हैं, जिसमें आपका कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आ जाता है। संबंध बोधक आपका दूसरा इसका भेद है या प्रकार है। तो देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आगे, पीछे, दूर, आपका पास, विपरीत, पश्चात, भीतर, कारण, समान, भर, तक और ये आदि शब्द आपके क्या है, संबंध बोधक शब्द है। समुच्चय बोधक क्या होता है, समुच्चय बोधक की परिभाषा आपको लिखाई, 2 शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले अविकारी शब्द क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक को योजक भी कहा जाता है। फिर इसके बाद जैसे आपका कि, किंतु, अगर, मगर, अथवा, परंतु, बल्कि, अन्यथा, लेकिन, क्योंकि, इसलिए, ये सारे शब्द आपके समुच्चय बोधक शब्दों के अंतर्गत आते हैं। विस्मय बोधक का मतलब क्या होता है, जिसमें आप हर्ष, दुख, प्रशंसा, घृणा, निंदा, आश्चर्य, डर, कष्ट जैसे भावों को व्यक्त करने वाले शब्द आपके विस्मय बोधक कहलाते हैं। कुछ विस्मय बोधक शब्दों को यहाँ पर लिखा गया है, जिसमें आपका हर्ष में वाह, आहा, शाबाश, घृणा में छी, दूर, हट, शोक में आपका हाय, उह, और सब में देखिए ये चिन्ह है विस्मय बोधक का। ठीक है, तो शोक में आपका हाय, उह, आहा, ओह, आश्चर्य में आपका आ जाता है, बाप रे, क्या, सुनो, अरे, ओ, अजी, ये सब आपके किसमें, संबोधन में आते हैं। एक यहाँ पर हमने विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर आपको बताया कि विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, जबकि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता को बताते हैं। तो मोहन मेहनती लड़का है, मोहन की विशेषता बताई, यहाँ पर मोहन की विशेषता बताई कि कैसा लड़का है, मेहनती है, तो ये आपका विशेषण होगा। और मोहन कल आएगा, यहाँ पर ये आपका क्रिया की विशेषता, यहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण आपका आ जाता है। आइए इसी के साथ कुछ आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं, इनको आप करेंगे, इन्हें नोट डाउन करें। सही शब्द से रिक्त स्थान भरो।
सही शब्द से रिक्त स्थान भरो। तो देखिए, ज्यादा, अब हुआ, केला मत खाओ, पका हुआ या पकी हुई, है ना। तो ज्यादा पका हुआ केला मत खाओ। यह दीवार पक्की है, तो यहाँ पका यहाँ आएगा और पक्की यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ज्यादा पका हुआ, ठीक है, और पक्की। अन्य शब्दों को आप करेंगे। मेरे पास डैश डैश 10 रुपये हैं, मात्र होगा या मात्रा होगा, ठीक है। तो मेरे पास मात्र 10 रुपये हैं और सब्जी में उचित मात्रा में मसाले डालने चाहिए, ठीक है। उचित शब्दों को यहाँ पर आपने उसके वस्त्र पानी से तर हैं, तरु की डालियां फलों से झुक गई हैं। तो यहाँ पर तर शब्द आएगा और यहाँ पर तरु आएगा, ठीक है। मात्रा, मात्र। बंदर जामुन खा रहा है, माँ ने जामुन से दही जमाया। तो बंदर क्या खा रहा है, देखिए यहाँ लिखिएगा, बंदर जामुन खा रहा है या जामुन खा रहा है, ठीक है। साथ में उसका दिल बहुत उदार है या फिर उदर है, तो इसको लिखिएगा। गणेश को लंबे उदर वाला कहा जाता है या उदार वाला कहा जाता है, इसको देखिए और इसको करें आप, ठीक है। पहेली के सही उत्तर पर लगाओ, पहेली के सही उत्तर पर लगाओ। गुंजन कर कलियों से खेलें, दिन भर बगिया में ये डोले, रात न जाने कहाँ सो जाता, रो सुबह आकर फूलों पर मंडराता। ये कौन है भाई, ठीक है। इसकी पहेली को आपने क्या करना है, सही उत्तर लगाना है, ठीक है। मेंढक मछली का यह घर, वर्षा जल से जाता भर, जीवों की यह प्यास बुझाता और चांद तारों को आईना दिखाता, ठीक है। तो इस पहेली पर भी जो है आपने क्या करना है, पहले तो आप इसका उत्तर बताएंगे, ठीक है। इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। अब यहाँ से आपने इन शब्दों का वाक्य प्रयोग करना है, जैसे अंदर हो गया है और अंतर हो गया है, इसका वाक्य प्रयोग करें। इसी के साथ आपका जो ये अव्यय है ये आपका कंप्लीट हो गया है। कई बार आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको वाक्य दिया जाता है और वाक्य में आपको पूछा जाता है कि इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण से आपको प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो ये सभी ने इसको नोट करना है और साथ में इसकी जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उनको आप करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये जो टॉपिक था अव्यय या अविकारी शब्द, ये आपका कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।